आगे बढ़ते हैं। तो जो माउंटबेटन योजना आई थी, जो कि 4 जून 1947 को आई थी, यह दो राष्ट्रों का निर्माण होना ही चाहिए। उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947, जिसकी धारा 7 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भारत में विलय हो, पाकिस्तान में विलय हो, या जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे, तो ज़्यादा से ज़्यादा देसी रियासतों का भारत में विलय करने के लिए एक रियासती विभाग की स्थापना की गई। कौन से विभाग की स्थापना की गई है? रियासती विभाग की स्थापना 5 जून 1947 को की गई। कब की गई है? 5 जून 1947 को की गई, जिसे हम देखते हैं। पहले नाम लिख लेते हैं, रियासती विभाग। क्या नाम लिख रहे हैं? रियासती विभाग। अगर हम रियासती विभाग के बारे में देखें, क्या देखेंगे? इसकी जो स्थापना है वो होती है 5 जून नहीं बोलेंगे, कब होएगा? यह आएगा 5 जुलाई, एक महीना एक दिन के बाद 1947 को इसका निर्माण होता है। इसका उद्देश्य क्या है? अगर हम इसका उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य आता है देसी रियासतों के मसले को सुलझाने के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देसी रियासतों को भारत में विलय हेतु तैयार करना। क्या करना? उनको तैयार करना कि वो अपना विलय, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो उनको 3 अधिकार दिए गए हैं, उसमें सबसे पहले अधिकार भारत में विलय को अपनाए। तो इसका अध्यक्ष भी इनके नियुक्त किए गए होंगे। इनके अध्यक्ष आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम मिलता है इनके अध्यक्ष का? जो रियासती विभाग है, इसका अध्यक्ष आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम मिलता है? सरदार वल्लभ भाई जो पटेल है, वो रियासती विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अब भाई अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो इसके सचिव भी नियुक्त किए जाएंगे। तो जो रियासती विभाग है, इसके जो सचिव आते हैं, उनका नाम आता है वीपी मेनन। क्या नाम मिलता है? वीपी मेनन। जो वीपी मेनन है, इनको रियासती विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। अब हम इनके कार्य भी देख लेते हैं, रियासती विभाग का क्या कार्य है। अगर हमने उद्देश्य ठीक से देखा है तो कार्य भी वही होंगे। जो रियासतें भारत में अपना विलय चाहती है, वह रियासतें भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें। जो रियासतें अपना विलय कहाँ करवाना चाहती है? भारत में करना चाहती है। क्या करना चाहती है? भारत में करना चाहती है, वे हस्ताक्षर करे। किसके ऊपर? वे हस्ताक्षर करे विलय पत्र पर। लेकिन इनकी एक शर्त थी। क्या थी? ये जो रियासती विभाग है, इसमें शामिल होने की एक शर्त थी। वो शर्त यह थी कि 3 विभाग, चलो अगली स्लाइड ले लेते हैं। अब इनकी देख लेते हैं अपन। शर्त क्या थी? इनकी शर्त थी कि 3 विभाग, कौन कौन से? एक नंबर पे रक्षा हो गया। रक्षा यानी उनकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है। रक्षा। संचार का अर्थ होता है जो दूर संचार के जो भी साधन हैं, जैसे कि मतलब मल्टीमीडिया वगैरह, सारे के सारे जो भी है, पत्र वगैरह, प्रेस वगैरह हो गया, वो संचार। और तीसरे नंबर पे जो विदेशी मामले, ये तीनों किसके पास होंगे? ये तीनों भारत सरकार के अधीन होंगे। किसके अधीन होंगे? भारत सरकार के अधीन होंगे। जो भी बाकी विषय में हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? बाकी विषयों में हस्तक्षेप
नहीं करेगी। कौन? भारत सरकार बाकी विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। केवल और केवल रक्षा, संचार और विदेशी मामले, देशी रियासतों के रक्षा की जिम्मेदारी, संचार के जो भी साधन है और विदेशी जो भी मामले हैं वो केवल भारत सरकार के अधीन होंगे। बाकी जितने भी विषय है उनमें निर्णय लेने के लिए देशी रियासतें स्वतंत्र होगी। तो हमने क्या क्या देखा है? हमने देखा है रियासती विभाग 5 जून 1947 को इसकी स्थापना की गई। उद्देश्य आपने देख लिया है, भारत में विलय हेतु तत्पर करना। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव वीपी मेनन। कार्य जो रियासतें अपना विलय भारत में करना चाहती है वे हस्ताक्षर करें विलय पत्र पर, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले उनको एक शर्त के लिए मंजूरी देनी पड़ती थी कि रक्षा, कौन कौन से? रक्षा, संचार और जो विदेशी मामले हैं वो भारत सरकार के अधीन होंगे। बाकी सारे के सारे जो भी विषय है वो देशी रियासतों के अंतर्गत। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। एकीकरण से संबंधित जो हमने विलय पत्र तैयार किया है, रियासती विभाग के द्वारा तैयार किया गया है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर से संबंधित। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम रियासत थी जिसका नाम आता है बीकानेर, और जो बीकानेर के जो शासक थे उस टाइम के, उनका नाम आता है महाराजा शार्दुल सिंह। क्या नाम आता है? शार्दुल सिंह जी ने फर्स्ट साइन किया था। तो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट साइन किया है, तो सीधी सी बात है अंतिम साइन किस रियासत के द्वारा किया गया, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो अंतिम रियासत साइन करने वाले विलय पत्र पर जिसका नाम आता है धौलपुर, और धौलपुर के एक शासक आते हैं जिसका नाम आता है उदयपान। क्या नाम आता है? उदयपान सिंह। इन्होंने लास्ट में साइन किए थे, क्योंकि ये और जो जोधपुर के हनुमंत सिंह है ये, और कुछ जैसलमेर के वगैरह इस टाइप के यहाँ के जो शासक थे वो मिलकर अपना विलय है जो वो भोपाल के नवाब के साथ मिलके पाकिस्तान में करना चाहते थे, लेकिन ये लास्ट में फेल हो जाते हैं। लास्ट में हनुमान सिंह भी जोधपुर में, जो जोधपुर का विलय है वो भारत में कर देते हैं। तो ये धौलपुर के जो उदयपान सिंह जी हैं वो अकेले रह जाते हैं, जिसके कारण ये लास्ट में साइन करते हैं। तो दो हो गए। क्या क्या हो गया? जो प्रथम है वो तो बीकानेर के शार्दुल सिंह जी हो गए, और जो लास्ट है वो धौलपुर के उदयपान सिंह जी हो गए। अब बात आती है, एक शासक आते हैं, एक रियासत थी जिसका नाम था बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के जो एक शासक थे जिनका नाम है, क्या नाम मिलता है? बांसवाड़ा के जो शासक है उनका नाम है चंद्रवीर सिंह। क्या नाम मिलता है? चंद्रवीर सिंह। इन्होंने जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए एक बात कही थी। क्या कही थी? कि मैं अपने डेथ वारंट के ऊपर साइन कर रहा हूँ। किसके ऊपर? डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ या हस्ताक्षर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं अपने डेथ वारंट के ऊपर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। उसके बाद एक रियासत आती है जिसका नाम आता है मारवाड़। क्या नाम आता है? मारवाड़, या जिसे कहेंगे जोधपुर। जोधपुर के शासक आते हैं हनुमंत सिंह। क्या नाम मिलता है? हनुमंत सिंह, या कहीं कहीं पे इनका नाम मिलता है हनुमंत सिंह भी मिलता है। ये भी हनुमंत सिंह ही है। तो ये क्या करते हैं? ये चाहते थे कि ये पाक में विलय करना चाहते थे। किस में? पाक में विलय करना चाहते थे, लेकिन लास्ट में अंत में कहाँ विलय किया? भारत में इन्होंने विलय किया। अंततः भारत में विलय इनके द्वारा किया गया। ये भोपाल के नवाब के साथ मिलकर जो मारवाड़ रियासत है उसको पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, लेकिन ये फेल हो गए। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर से संबंधित मुख्य रूप से 4 क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम बीकानेर के शार्दुल सिंह, अंतिम आते हैं धौलपुर के उदयपान सिंह जी, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जी, मैं अपने डेथ वारंट के ऊपर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, और जो मारवाड़ और जोधपुर के हनुमंत सिंह जी है वो कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं
कि ये भोपाल के नवाब के साथ मिलकर पाकिस्तान में अपना विलय करना चाहते थे, लेकिन अंततः ये भारत में विलय हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान की स्थिति क्या थी? क्या थी? राजस्थान की स्थिति कैसी थी? अगला बिंदु हमारे पास ये निकल के आता है कि जो स्वतंत्रता हमें मिली 1947 को, तब राजस्थान की स्थिति क्या थी? तो जो राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें? 19 रियासतें थी। 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने, और एक कमिश्नर प्रांत था। कैसा प्रांत था? एक कमिश्नर प्रांत था। अब बात आती है कि 3 ठिकाने कौन कौन से थे? 19 रियासतें तो वैसे कभी पूछी गई नहीं है, 3 ठिकाने जरूर पूछे जाते हैं। एक नाम आता है निमराना, एक आता है लावा, और एक आता है कुशलगढ़। ये 3 तो ठिकाने बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एकीकरण के समय निम्न में से कौन सा ठिकाना नहीं था। 3 ये दे देंगे, दूसरा एक और दे देगा। और अगर हम बात करें कि जो एकीकरण के समय एक कमिश्नर प्रांत था जिसका नाम आता है अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा प्रांत? अजमेर। जो मेरवाड़ा प्रांत है वहां पर कमिश्नर का शासन हुआ करता था। तो ये स्थिति उस टाइम की हो गई, स्वतंत्रता के समय राजस्थान की स्थिति हो गई। अब स्वतंत्रता के बाद एकीकरण के प्रयास किए गए। स्वतंत्रता के बाद देश में सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण करना का प्रयास किया गया। छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण प्रारंभ हुआ। तो इस एकीकरण के लिए एक योजना लाई गई। क्या लाई गई? एक योजना लाई गई। इस योजना में मुख्य रूप से 2 प्रांत थे, मतलब क्या बोलेंगे, इस योजना के तहत किसी रियासत को क्या कहा गया? इस योजना के तहत रियासत को स्वतंत्र अस्तित्व के लिए दो शर्तें पूरी करना जरूरी था। 2 शर्तें पूरी करना अनिवार्य। 2 शर्तें पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया। कौन कौन सी शर्तें थी? तो एक आती है कि उस रियासत का आबादी कितनी हो? आबादी 10 लाख हो, और उसकी जो वार्षिक आय है। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी कि उसकी जो वार्षिक आय है वो होनी चाहिए कम से कम 1 करोड़। तो ऐसी रियासत जिसकी आबादी 10 लाख हो और वार्षिक आय 1 करोड़ हो, तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। बाकी छोटी छोटी मिलके एक हो जाओ करके ये योजना बनाई गई। इस शर्त पूरा करने वाली जो रियासतें थी, वो कितनी रियासतें थी? 4 रियासत। जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं वो इस शर्त को पूरा करने में बोल तो काबिल थी। बाकी सारी की सारी जो भी रियासतें थी वो इसे पूरा करने में असफल थी। अब कौन कौन सी रियासतें? देखो, जो बड़ी बड़ी रियासतें होगी वो ही पूरा करेगी। उदयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, और देखे तो हमारा जो जोधपुर रियासतें हैं वो हो गई। और एक रियासत आती है जिसका नाम आता है जयपुर रियासत। ये इस शर्त को पूरा करने के लिए काबिल थी। बाकी सारी की सारी इसको पूरा करने में असफल थी। इस कारण से ये योजना भी एक तरीके से फेल हो जाती है। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्य। तो भारत में राज्य
3 श्रेणी के राज्य थे। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने श्रेणी के राज्य थे? 3 श्रेणी के राज्य थे। अब बात आती है कि कौन कौन से थे। 3 श्रेणी के अगर हम देखें तो एक आता है ए श्रेणी। कौन सी श्रेणी? ए श्रेणी के राज्य। एक नाम आता है बी श्रेणी के राज्य, और एक श्रेणी आती है जिसे कहा जाता है सी श्रेणी। 3 श्रेणी के राज्य थे उस समय। तो ए श्रेणी कौन सी है? जहां पर अंग्रेजों का मतलब जो अंग्रेजों का अगर डायरेक्ट उसके ऊपर प्रत्यक्ष शासन था। अब प्रत्यक्ष शासन वो तो हो गए ए श्रेणी के राज्य, जैसे कि जो बंगाल हो गया, जो मुंबई हो गया, ये जो प्रांत थे ये इनके डायरेक्ट इनके अधीन आते थे। बी श्रेणी के राज्य जहां पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलता था, जैसे कि जो राजस्थान राज्य है उसके जो भी अधिकांश जो शासक हुआ करते थे वो अंग्रेज हुआ करते थे। सॉरी, अंग्रेज नहीं, जो राजा महाराजा वो हुआ करते थे, लेकिन उनके ऊपर जो अधिकार था वो था अंग्रेजों का अधिकार था। मतलब एक तो डायरेक्ट शासन करे, एक डायरेक्ट मतलब केवल खुद ही पूरे सर्वे सर्वा बन जाए। लेकिन जो बी श्रेणी है इसमें अप्रत्यक्ष शासन मतलब जो राजा के ऊपर नियंत्रण वो अंग्रेजों का, और जो राजा है वो प्रजा के ऊपर शासन करे। तो इस प्रकार से ये अप्रत्यक्ष हो गया। और सी श्रेणी के राज्य वे राज्य, कौन से राज्य? वे राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है, कमिश्नर प्रांत। कैसे प्रांत? कमिश्नर प्रांत। ये भारत में 4 थे। अजमेर दिल्ली, जो अजमेर मेरवाड़ा हो गया, अजमेर मेरवाड़ा और जो दिल्ली है, इस तरीके से जो 4 प्रांत है वो सी श्रेणी के आते थे। अगर हम इनके प्रमुखों की बात करें कि यहाँ पे प्रमुख कौन हुआ करता था, तो जो ए श्रेणी के राज्य हैं वहाँ पर प्रमुख वो हुआ करते थे राज्यपाल या गवर्नर। जो गवर्नर है वो वहाँ पर प्रमुख हुआ करते थे। लेकिन जो बी श्रेणी के राज्य है उसमें प्रमुख हुआ करते थे राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। और जो सी श्रेणी है वहाँ पर जो प्रमुख है वो कमिश्नर हुआ करते थे। तो ये तीनों जो भेदभाव है इनको समाप्त करने के लिए भारत में एक संविधान संशोधन आता है कि जो 7वां संविधान संशोधन है। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 में, कब की बात है? 1956 में ए व बी श्रेणी के भेदभाव को समाप्त कर दिया। और इसके तहत क्या प्रावधान किए गए? राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल या जिसे कहा जाता है गवर्नर पद का सृजन किया गया। क्या किया गया? गवर्नर पद का सृजन किया गया। जो 7वां संविधान संशोधन है इसके तहत ए बी, अब वर्तमान में कितनी श्रेणियां संचालित हैं? तो वो जो यूनियन टेरिटरी है 2 प्रकार की श्रेणियां संचालित है। एक तो वर्तमान में कितनी श्रेणियां हैं? वर्तमान में 2 श्रेणियां हैं। लिख लेते हैं। वर्तमान में 2 श्रेणियां संचालित है। 2 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है? तो एक तो हो जाएगा राज्य, और दूसरा है वो जिसे कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश। क्या कहा जाता है? केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में 2 श्रेणियों के रूप में मान्यता दी गई है। अब हम शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। अब तक हमने जो एकीकरण की जो पीछे की पृष्ठभूमि है उसको हमने बनाने का प्रयास किया गया।
तो जो राजस्थान का एकीकरण है वो किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा रियासती विभाग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? रियासती विभाग द्वारा राजस्थान का एकीकरण किया गया। अगला क्वेश्चन बनता है कि कितने चरणों में हुआ? तो उसका आंसर होता है 7 चरणों में हुआ। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। फिर अगली बात आती है कि इसमें कुल टाइम कितना लगा? तो इसके अंदर जो टाइम है, सबसे पहले 7 चरणों में हुआ, तो 7 लिख लो। 7 से पहले कितना आता है? 7 के बाद 8, 7 का डबल 14, तो क्या हो जाएगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। क्वेश्चन बनता है कि कितनी रियासतें थी? तो आंसर हो जाएगा 19 रियासतों का एकीकरण हुआ, जिसमें और 3 जो ठिकाने हैं उनका एकीकरण हुआ, और एक जो केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है? एक केंद्र शासित प्रदेश का विलय या एकीकरण किया गया। इसमें राजस्थान दिवस मनाने की भी घोषणा होती है। राजस्थान दिवस जो कि 30 मार्च को मनाया जाता है, सॉरी 3 मार्च नहीं, 30 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी घोषणा होती है 30 मार्च 1949। जो एकीकरण का एक चरण आता है जिसे कहा जाता है बृहत राजस्थान के नाम से जाना जाता है, उस टाइम पे इसकी जो घोषणा है वो की गई थी। अब हम राजस्थान के जो 7 चरण हैं उनसे हम एक डेट याद करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले 7 चरणों के अगर हम डेट याद करने का प्रयास करें तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। हमने कितने चरणों में कहा? हमने कहा 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ, और यहाँ पे मैं जो उसकी दिनांक आती है वो हम बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। कैसे? सबसे पहले आप डायरेक्ट क्रम से नाम याद कर लीजिए। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ के बाद पूर्वी राजस्थान, कौन सा राजस्थान? पूर्वी राजस्थान हो गया। उसके बाद संयुक्त राजस्थान हो गया। संयुक्त राजस्थान के बाद वृहत राजस्थान, उसके बाद संयुक्त वृहत राजस्थान। ये जो 5वां चरण आता है संयुक्त वृहत राजस्थान, ये आपको नाम क्रम से याद रखने पड़ेंगे। संयुक्त वृहत राजस्थान, उसके बाद राजस्थान और आधुनिक राजस्थान। क्या नाम आता है? राजस्थान और आधुनिक राजस्थान। ये जो 7 चरण हैं राजस्थान संघ भी कहते हैं, और कभी कभी खाली राजस्थान भी लिखा मिलता है, तो आप एक बार देख लीजिए। तो ये हमारे कितने चरण हो गए? ये चरण हो गए 7 चरण। इनको मैं आपको याद करवाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्या बोलना है? 3 48 2 49 1 50 1 56। क्या बोला? 3 48, 48 कितने हैं? 3 बार। 49 कितने हैं? 2 बार। 50 कितने हैं? 1 बार। और 56 कितना? 1 बार। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे डेट लिख देता हूँ। 1948, 1948, 48, 49, 49, 50 और 56। कितने हो गए? 7। ईयर तो हो गए। अब महीने याद करते हैं। महीने कैसे याद करेंगे? 2 बार तो कर दो मार्च, 1 बार अप्रैल, 1 बार और कर दो मार्च, 1 बार कर दो मई, 1 बार कर दो जनवरी, और 1 बार कर दो, क्या करना है? 1 बार करना है नवंबर। तो याद कैसे रखेंगे? देखो ट्रिक बना दो। माँ माँ, आप तो क्या हो? आप तो मेरी माँ हो, मेरी मई हो,
क्यों? क्योंकि आपने मुझे क्या दिया है? जन्म दिया है। क्या दिया है? जन्म, जनवरी नवंबर। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए हम इनके सामने लिख देते हैं। पहला मार्च, मार्च, उसके बाद अप्रैल, मार्च। माँ हो आप तो मेरी, मई हो आपने मुझे क्या दिया है? जन्म दिया है। तो ये देखिए महीने भी हो गए। अब हम कवर करते हैं, क्या कवर करेंगे? अब हम कवर करेंगे जो डेट है वो। देखो डेट को इस तरीके से याद करना है, 18, 25, 18। क्या याद करना है? 18, 25, 18। उसके बाद 30, 15 और 26, 1। इस तरीके से याद करो। देखो 3 के टुकड़े में करो, 18, 25, 18। उसके बाद 30, 15, ये 5 हो गए। छठे नंबर पे वैसे भी 1950 और जनवरी आ गई है, तो 26 जनवरी बात बनती है। और 1 नवंबर 1956 को आधुनिक स्वरूप में आता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं। क्या कहा मैंने? 18, 25, 18, 30, 15। उसके बाद ये 26 जनवरी आई गई और 1 नवंबर 1956 आधुनिक राजस्थान का निर्माण होता है। तो आशा करता हूँ कि आप जो डेट वाला जो पार्ट है वो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके पूरी डेट लिखने का प्रयास करते हैं। मत्स्य संघ 18, 25, 18 याद है आपको? 18 मार्च 1948। उसके बाद 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950 और उसके बाद 1 नवंबर 1956। तो आशा करता हूँ जो डेट वाला जो फॉर्मेट है वो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आप नंबर लिखे हुए देख रहे हैं, ये हमारे सामने जो सारे के सारे हैं वो लिखे हुए हैं। एक चरणों का क्रम लिखा हुआ है। ये क्या है? जो एकीकरण के 7 जो चरण हुए थे वो लिखे हुए हैं। अब हम इन 7 चरणों में किन किन रियासतों का एकीकरण हुआ उनका नाम हम एक बार डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो चरण आता है उसके अंतर्गत 4 रियासतों का एकीकरण हुआ। कितने रियासतों का? 4 रियासतों का, जिनको हम याद रखेंगे ABCD। क्या याद रखेंगे? ABCD से इनको याद रखने का प्रयास करेंगे। तो A से हो जाएगा अलवर, B से हो जाएगा भरतपुर, और C से करौली, और D से हो जाएगा धौलपुर। क्या हो जाएगा? धौलपुर। अगर हम वही बात करें कि जो दूसरा चरण हुआ था उसके अंतर्गत 9 रियासतों का एकीकरण हुआ। तो 9 रियासतें कौन कौन सी थी? एक बार नाम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। दो तो हो गई कोटा बूंदी। कोटा बूंदी के पास में जो झालावाड़ पड़ता है वो हो गया। और कौन सी? तो और हो गई एक शाहपुरा रियासत आती है, वो शाहपुरा के बाद टोंक, उसके बाद किशनगढ़, और दक्षिण राजस्थान के 3 जिले कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये जो 9 रियासतें हैं इनका विलय दूसरे चरण जिसका नाम आता है पूर्व राजस्थान या पूर्वी राजस्थान के तहत हुआ था। अगर हम बात करें वही तीसरे चरण में 2 रियासत मतलब 1 रियासत का विलय हुआ। ये जो 9 है ना, मतलब 9 प्लस 1 रियासत, तो 9 तो ये हो गई। इनके साथ में एक उदयपुर का भी विलय किया गया। तो अब चौथे चरण में कितनी रियासतें हो गई? 10 तो पहले से ही एकीकरण हो रखा है।
तो ये 10 तो ये हो गई, प्लस इसके साथ में 4 रियासतें और जुड़ गई। कौन कौन सी? 4 मतलब बड़ी बड़ी रियासतें, वो सारी इसमें शामिल हो गई। जैसलमेर हो गई, जोधपुर, बीकानेर और जो जयपुर रियासत है, ये चारों रियासतों का विलय चौथे चरण के अंतर्गत हुआ था। अब अगर हम पांचवें चरण की बात करें तो पांचवें चरण के अंतर्गत जो पहला चरण है, कौन सा? चरण 1 प्लस चरण 4 का विलय, इनका क्या किया गया? विलय कर दिया गया। इसका मतलब टोटल मिला के कितनी रियासतें हो गई? टोटल है, देखो, चौथे चरण में 14 हो गई और पहले चरण में 4। इस तरीके से जो 18 रियासतें हैं उनका पांचवें चरण तक एकीकरण हो चुका था। अगर हम बात करें आगे छठे चरण के अंतर्गत, तो छठे चरण के अंतर्गत जो पांचवा चरण है, चरण 5 प्लस सिरोही का विलय किया गया। सिरोही का इसमें विलय किया गया, लेकिन इसमें एक क्षेत्र छोड़ दिया जाता है जिसे कहते हैं आबू देलवाड़ा क्षेत्र। क्योंकि ये जो आबू देलवाड़ा क्षेत्र है, सिरोही का मतलब जब एकीकरण हो रहा था तब इसका बोल तो एक प्रकार से विभाजन कर दिया था। बाकी सारा का सारा जो सिरोही है वो राजस्थान को दे दिया गया, और जो आबू देलवाड़ा जो क्षेत्र है वो, ये जो क्षेत्र है, ये जो बम्बई रेसिडेंसी आती है, बम्बई जो प्रांत है, उसको दिया गया। तो इस वजह से आबू देलवाड़ा को छोड़कर लिखेंगे क्या? आबू देलवाड़ा को छोड़कर पूरे सिरोही का विलय राजस्थान में छठे चरण के तहत किया गया। सातवें चरण में अगर हम देखें तो चरण 6 का तो है ही है, प्लस जो सिरोही का आबू देलवाड़ा जो क्षेत्र है वो, और इसके साथ साथ क्या, एक हमारा जो अजमेर मेरवाड़ा जो कमिश्नर प्रांत था उसका विलय किया गया। और अगर हम देखें तो एमपी का एक क्षेत्र आता है जिसे कहते हैं सुनेल टप्पा। क्या नाम आता है? सुनेल टप्पा। इनका विलय सातवें चरण के अंतर्गत किया गया। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक बार इनको मैप पर देखने का जी, तो मैं आपके लिए एक कच्चा राजस्थान का मैप बना देता हूँ। ये हमारे पास है राजस्थान का एक कच्चा वाला मैप। वैसे तो पक्का मान सकते हो, लेकिन एक प्रकार से कच्चा मैप है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे आता है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इनका जो विलय है वो प्रथम चरण के तहत किया गया। बाकी यहाँ की टोटल मिला के जो 9 रियासतें हैं, कहाँ की? ये लगभग ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सारी की सारी, ये जो 9 रियासतें हैं उनका विलय दूसरे चरण के तहत किया गया। फिर अगला यहाँ पे हमारे पास एक रियासत आती है जिसका नाम आता है उदयपुर। उदयपुर और इस दूसरे चरण को मिला के एक नया चरण बनाया गया जिसे नाम दिया गया तृतीय चरण। ये जो तीसरा चरण है इसके अंतर्गत इसमें मुख्य रूप से जैसलमेर हो गई, जो जोधपुर हो गई, एक बीकानेर हो गई और एक जयपुर रियासत, इन चारों का विलय करके ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा विलय करके इसे नाम दिया गया चतुर्थ चरण। क्या नाम दिया गया? चतुर्थ चरण। अगर हम पांचवें चरण की बात करें तो उसके अंतर्गत इस चारों को मिला के, ये हमारे जो 4 है, चारों जो चौथा चरण है, इसके अंतर्गत इस पहले चरण को भी मिला दिया गया। तो फिर ये कौन सा बन गया? ये बन गया पांचवा चरण। इस छठे चरण में सिरोही, छठे में कौन आ जाएगा? छठे में सिरोही आ जाएगा और सातवें में अजमेर मेरवाड़ा वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मैप के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि किस चरण में
किस रियासत को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो सबसे पहले अगर हम देखें, क्या देखें, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो क्या बोलेंगे इसको, हाँ जी, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मतलब किस रियासत को राजधानी बनाया गया, तो प्रथम चरण के अंतर्गत हमने कहा था ABCD, तो ए पहले आता है, तो अलवर को राजधानी के रूप में चयन किया गया। वहीं अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो राजधानी के रूप में जो सबसे बड़ी वहाँ की रियासत थी कोटा, उसको राजधानी के रूप में चयन किया गया। तीसरे चरण में हमने बात की कि उदयपुर का विलय किया गया है, तो उदयपुर को ही राजधानी के रूप में चयन किया गया। और चौथे चरण में पी सत्यनारायण एक समिति आती है। क्या, कौन सी समिति? पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश की जाती है, तो उसके आधार पर जो जयपुर है उसको राजधानी के रूप में स्वीकार किया जाता है। और उसके बाद जो भी चरण हुए हैं उन सब में जयपुर को ही राजधानी के रूप में प्राथमिकता दी जाती है। तो क्या क्या बातें हमने की है? हमने कहा कि प्रथम चरण में अलवर को राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया, दूसरे चरण में कोटा, तीसरे में उदयपुर, चौथे में पी सत्यनारायण समिति के आधार पर जयपुर का चयन किया गया। अब हम जो एकीकरण के 7 चरण हुए हैं उनमें राज प्रमुख और उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रथम चरण के अंतर्गत जो धौलपुर के एक शासक आते हैं जिनका नाम आता है उदयभान जी। क्या नाम आता है? एकीकरण का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। तो प्रथम चरण में उदयभान सिंह जी को राज प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। दूसरे चरण में हमने देखा कि कोटा को राजधानी बनाया गया है, तो कोटा के जो भीम सिंह के, क्या नाम आता है? कोटा के भीम सिंह को राज प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं अगर तीसरे चरण में हमने देखा कि राजधानी उदयपुर को बनाया गया है, तो उदयपुर के जो भोपाल सिंह जी थे, महाराणा भोपाल सिंह जी, उनको राज प्रमुख का पद दिया गया। और वहीं हमने चौथी बात की कि राजधानी जयपुर बनी है, तो जयपुर के जो मान सिंह सेकंड है, कौन है? मान सिंह सेकंड, इनको राज प्रमुख का पद दिया गया। और उसके बाद तो मान सिंह द्वितीय ही राज प्रमुख के पद पर नियुक्त हुए हैं। वहीं अगर हम देखें, क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि उपराज प्रमुखों की अगर हम चर्चा कर लें तो उपराज प्रमुख के अंतर्गत जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं उनको ही नियुक्त किया जाता था। तो उपराज प्रमुख के पद पर सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं करौली के गणेश पाल। करौली के जो गणेश पाल जी थे उनका नियुक्ति उपराज प्रमुख के रूप में की गई। वहीं अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो उपराज प्रमुख बनाया गया, कोटा के पास में बूंदी पड़ती है, तो बूंदी ब से बूंदी और ब से बहादुर सिंह जी को बनाया गया। किसको बनाया गया? बहादुर सिंह जी को। तीसरे चरण में अगर हम उपराज प्रमुख की बात करें तो वो देखो, ये यहाँ से यहाँ आएंगे। कैसे आएंगे? ये इस तरीके से। इनका स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस वालों को उनके उपराज प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिया जाता था। तो तीसरे चरण में कोटा के जो भीम सिंह जी थे उनको उपराज प्रमुख का पद ऑफर किया गया। और जो चौथे चरण में थे जो उपराज प्रमुख बने वो बने उदयपुर के भोपाल सिंह जी बने। क्या बने? भोपाल सिंह जी बने। और यही जो भोपाल सिंह जी है वो क्या है? एकमात्र महाराज प्रमुख के रूप में एकमात्र नियुक्त हुए हैं, वो है महाराणा भोपाल सिंह जी, जो कि उदयपुर रियासत के तत्कालीन शासक थे। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं इन्हीं चरणों के अंतर्गत कौन से चरण हैं। एकीकरण के जो 7 चरण हैं, इन 7 चरणों के उद्घाटनकर्ता कौन है? क्या क्वेश्चन बनता है? उद्घाटन कर्ता कौन कौन थे?
अगर हम उद्घाटनकर्ता की बात करें तो प्रथम चरण में हमने उद्घाटन के लिए भगवान जी को बुलाया। क्या नाम आता है? एनवी गॉडगिल। क्या नाम मिलता है? एनवी गॉडगिल। तो दूसरे पहला पत्ता राम का, दूसरा पत्ता भी राम का, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो इसी तरीके से एक बार भगवान जी को बुलाया है तो दूसरी बार भी उद्घाटन के लिए गॉडगिल साहब को ही बुलाया गया। तो तीसरे चरण में नेहरू जी। कौन नेहरू जी? मतलब जवाहरलाल नेहरू जी उद्घाटनकर्ता के रूप में तृतीय चरण का उद्घाटन किया गया। और चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण के अंतर्गत जो उद्घाटनकर्ता का नाम मिलता है वो मिलता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम मिलता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि रियासती विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। पांचवें चरण में यही, छठे में भी यही और सातवें में भी यही आते हैं। तो हमने क्या कहा? हमने कहा गॉडगिल गॉडगिल नेहरू जी पटेल। गॉडगिल गॉडगिल नेहरू जी और पटेल, ये चार चरण हैं। इनके उद्घाटनकर्ता आप एक बार ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कौन से चरण में कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहा था। कौन से चरण में कौन प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे। प्रथम चरण में अगर हम बात करें तो जो शोभाराम कुमावत जी आते हैं, क्या नाम मिलता है? शोभाराम कुमावत, ये प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त थे। दूसरे चरण में अगर हम बात करें तो आते हैं गोकुल लाल असावा। क्या नाम मिलता है? गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल जो असावा जी है वो प्रधानमंत्री के पोस्ट पर नियुक्त किए गए दूसरे चरण में। तीसरे चरण में अगर हम देखें तो मेवाड़ आती है। तो मेवाड़ के जो माणिक्य लाल वर्मा है, जो माणिक्य लाल वर्मा जी है, उनको प्रधानमंत्री के पोस्ट पर नियुक्त किया गया। और चौथे चरण में वही हमारे हीरालाल शास्त्री, जयपुर का संबंध आ रहा है, तो जो हीरालाल शास्त्री जी है उनको प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए नियुक्त किया गया। और उसके बाद तो यही रेगुलर रहे, जो आप समझ ही सकते हैं। तो हमने जो मेन बिंदु थे वो हमने कवर कर लिए।